आपका हार्दिक स्वागत है हेलो मुंबई टीवी में। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ये इसलिए ऐतिहासिक दिन नहीं है कि इस दिन 3 काले कानून वापस ले गए, बल्कि ऐतिहासिक इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस दिन उन लोगों ने एक कानून को वापस लिया जो कि हमारे किसान, जो कि हमारे अन्नदाता हैं, उनको आंदोलन जीवी बोलते थे, उनको खालिस्तानी बोलते थे, उनको आतंकवादी बोलते थे, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है वो पाकिस्तान और चाइना की फंडिंग से हो रहा है। इन लोगों के सामने मोदी सरकार ने नतमस्तक कर दिया और इनसे हार मान करके घुटने टेक दिए। इसलिए मैं इस दिन को ऐतिहासिक दिन बोल रहा हूँ। क्यों मोदी सरकार किसानों के सामने झुक गई, क्यों उसने अपने तीनों कानून वापस लिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं प्रतिभा शिंदे जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक संघर्ष मोर्चा की। आप किसान और आदिवासियों के लिए काम करती हैं। आप सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में किसान और आदिवासियों के लिए काम करती हैं। मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताता चलूं कि आपकी जो ये समिति है उसकी एक सदस्य सीताबाई कड़वी, जो कि शाहजहांपुर के दिल्ली बॉर्डर पे थी, इस आंदोलन को करते हुए शहीद हो गई। हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर सलीम खान साहब। आप इनसे अच्छी तरीके से परिचित हैं। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहला सवाल मेरा प्रतिभा शिंदे जी से है। मैडम, आप अनम्यूट कर दीजिए आपको। जी प्रतिभा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है क्यों मोदी सरकार ने इतनी जल्दबाजी में निर्णय लिया। हर बार प्रधानमंत्री जी हमेशा एकदम से अचानक से निर्णय लेते हैं। ये निर्णय भी उन्होंने अचानक से लिया, पूरे देश को एक तरीके से अचानक से निर्णय लिया गया। आप बताएंगे क्यों इस तरीके से मोदी सरकार घबरा गई और अचानक से उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये जो कानून पीछे लेने के पीछे एक पूरे, अब 26 तारीख को 1 साल पूरा होगा, 365 दिन पूरे होंगे। आज 300 करीब 58 दिन के करीब हम लोग हैं। तो पहले दिन से जब हम लोग निकले थे 26 तारीख 2020 को आंदोलन करने के लिए, तब से लेकर आज तक हर वक्त लोगों को लग रहा था कि मोदी सरकार हटेगा नहीं, पीछे जाएगा नहीं। पर जो बॉर्डर पर लड़ रहे थे और जो किसान को समर्थन करने वाले थे, उन लोगों में पूरा विश्वास था कि सरकार पीछे लेगी। हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं किया कि दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन किया, पर जहां चुनाव है वहां मोदी सरकार को हटाओ, बीजेपी को हराओ, ये भी भूमिका। हमने ये नहीं कहा किसी पक्ष को वोट दो, किसको ये करो। ये हमारी राजनीतिक समझ थी कि इस देश में, और है आज भी, कि इस देश में भाजपा जिस तरह से भांडवलशाहों के, पूंजीपतियों के हाथों में हाथ डालकर काम करती है और एक तरफ अपना धर्मांध जातिवादी एजेंडा चलाती है और दूसरी तरफ कारपोरेट के हाथ में हाथ डालकर पैसे का पूरा चुनावी खेल खेलती है। और इसको समझकर अगर बोलते हैं ना, राक्षस की जान किसमें है, तोते में। तो जैसे वो हमें आंदोलन जीवी कहते हैं, वैसे हम उनको निवडणुक जीवी कहते हैं। हम आंदोलन जीवी नहीं, हम आंदोलनकारी है। ये निवडणुक जीवी है। इनको कुछ भी चाहिए तो निवडणुक जीतना, मतलब चुनाव जीतना है। ये चुनाव जीवी लोग हैं। तो इसलिए इन्होंने इसके मौके पर देखिए, किसान हटा नहीं, 631 लोगों की शहादत हो गई बॉर्डर पर। ऐसे कई आपको बॉर्डर पर देखने मिलेंगे किसान कि जिनके परिवार में मृत्यु हो गई, 15 दिन चले गए गांव पर और फिर 16वें दिन वापस आ गए बॉर्डर पर और कहने लगे लड़ने के लिए आए हैं। तो ये जो जिद और ताकत किसानों के अंदर थी, और हम लोग तो कहते ही है कि हम बोना जानते हैं तो भाई कापना भी तो जानेंगे ही। तो इस दुर्दम विश्वास के साथ हम लोगों ने ये किया है। और मोदी सरकार के अंदर लखीमपुर में जब उन्होंने, उनके अजय टेनी ने, अभी भी वो पूरा नहीं हुआ, उन्होंने जिस तरह से मंत्री के बेटे होते हुए गाड़ियां डाली है, और मंत्रियों ने भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को बहुत हीन भावना से देखा, इनके मंत्रियों ने, इनके सब ने, पर दुनिया ने इस आंदोलन को देखा। और दुनिया ने इस आंदोलन को, पूरे दुनिया में ऐसा स्वतंत्रता के बाद कहीं पर भी इतना लंबा आंदोलन नहीं चला होगा जो आंदोलन यहाँ पर चला। और इसलिए मोदी को घुटने टेकने ही थे। ये दुर्दम विश्वास हम लोग जो भी बॉर्डर पर थे उन सब के अंदर था, और इसलिए उनको यह हार माननी पड़ी।
जी। दूसरा सवाल मेरा सलीम साहब से है। सलीम साहब, जैसे कि हमने पहले बोला कि अचानक से इन्होंने, मैडम ने जैसे बोला कि 1 साल होने वाला है, लेकिन ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा था कि मोदी गवर्नमेंट इन 3 काले कानूनों को अचानक से वापस ले लेगी। खैर, ये मोदी सरकार की हमने पिछले भी पहले कई बार देखा है, नोटबंदी होती तो भी वो अचानक से करते हैं, या अगर उनको लॉकडाउन करना होता तो भी अचानक से करते हैं। लेकिन 3 काले कानून आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इन्होंने वापस ले लिए? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? भाई, जैसा कि अभी प्रतिभा जी ने बताया कि ये लोग जो है वो निवडणूक जुई है, या ये कि इलेक्शन के पैरासाइट्स हैं, तो इनके लिए कोई और चीज की कोई सत्ता सब कुछ है। सत्ता को पाने के लिए ये जो है वो अकड़ते हैं, सत्ता को पाने के लिए ये झुकते हैं, सत्ता को पाने के लिए ये लड़ते हैं, सत्ता को पाने के लिए ये लड़ाते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में अभी खुद इनकी जो जो इनकी तरफ से जो खबरें आती हैं उसमें ये बात आई कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने कहा कि आप ये कानून वापस लीजिए, वो बीजेपी के बनाए हुए गवर्नर हैं। उन्होंने पिछली बार बीजेपी के टिकट पे जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा था अजीत सिंह के खिलाफ। उन्होंने कहा कि भाई आप इसको हटाओ वरना आप गांव में घुस नहीं सकते। उसके बाद में फिर ये हुआ कि इनको ये अंदाजा हुआ कि वेस्टर्न यूपी के जो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी है उसके 42 सीट इनको मिल नहीं सकती। उसके बाद ये हुआ कि ये 42 नहीं है, बल्कि जो नीचे आगरा तक जो पट्टा जाता है वेस्टर्न यूपी का, उसमें 102 सीट है जो कि इनके, जिसको जो है वो किसान प्रभावित करते हैं। और फिर इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, हालांकि ये उसको मानते नहीं, ये बोलते हैं हमारे लोग गए, उन्होंने पंचायत की और ऐसा वैसा, और ये इस नतीजे पे पहुंचे। ये सब मैं छपी हुई खबरें बता रहा हूँ जो अखबारों में छपी है, न्यूज़पेपर्स में, कि इनको ऐसा लगा कि 210 सीट्स ऐसी हैं यूपी में 404 में से जिन पर के किसानों का प्रभाव है, यानी ये कि अगर किसान नाराज है तो वो उन सीटों पे इनका जीतना मुश्किल है। 210 का मतलब आधे से ज्यादा हो गया। तो इसके बाद अब इनके लिए कोई मौका नहीं था। अब अगर ये अभी नहीं हटाते तो फिर ये कि इनको यूपी हारने के बाद हटाना पड़ता, और अगर यूपी हारने के बाद नहीं हटाते तो 224 में खुद हारने के बाद अपने आप हट जाता। तो इन्होंने जो है वो एक तरह से अकलमंदी का काम किया उनके लिए, और उससे किसानों का भी फायदा हुआ कि उन्होंने ये कानून वापस ले लिया 350 दिन के बाद। जी सलीम साहब, जो एनालिसिस आ रहे हैं वो यही बताया जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी, खासतौर से जो जाट और मुस्लिम समुदाय का जो गढ़ है, और पूर्वांचल का जो एरिया है, वहां पर काफी बुरी स्थिति है, और पिछली बार के चुनाव में ज्यादातर सीटें वहीं से आई थी। अभी जो मोदी जी ने वहां पर जो दौरा किया, उससे शायद उन्होंने जमीनी जो हकायक है उससे ये मान लिया है कि अगर किसान आंदोलन वापस नहीं होता है तो सबसे ज्यादा असर वोट का वो उन्हीं एरियाज में पड़ेगा जो कि किसान बेल्ट है, और उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। प्रतिभा जी, क्या आपको लगता है इसके अलावा भी, वोट के अलावा भी, क्या कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर? क्योंकि अभी जब भी उन्होंने विजिट किया है, अभी वो यूएस वगैरह गए थे, वहां पर भी उनको काले झंडे दिखाए गए थे, वहां पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी, और इंटरनेशनल जो हमारे न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी ये बात काफी प्रमुखता से छापी है कि भारत में जो किसानों को खिलाफ हो रहा है बहुत ही दुखद है, और मोदी सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आपको लगता है कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी आया है मोदी सरकार के ऊपर जिसकी वजह से इन्होंने ये स्टेप को वापस लिया है? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर तो बहुत दिनों से बन रहा था, क्योंकि ये कोई पसंद नहीं करता, जो भी आदमी इस देश में लोकशाही चाहता है, जो भी दुनिया में शांति चाहता है, वो इस तरह के आंदोलन को पसंद नहीं करता। इसलिए काफी अलग अलग जगह से, मतलब यूएसए से, अलग अलग कनाडा में से काफी समर्थन उसको आ रहा था। और ये समर्थन पर आप ये समझ लीजिए कि मोदी इंटरनेशनल इसको बहुत ज्यादा तकल्लुफ देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि इनकी तो पाव की जमीन उस दिन ये हुई जो अब सलीम भाई साहब ने बताया, कि जब मुजफ्फरपुर में इन्होंने इसके पहले दंगे लड़वाए थे, और पूरा किसान आंदोलन के नेता और मुसलमानों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया था। ये राजनीति दोनों भी समझ गए, क्योंकि दोनों किसान हैं,
जाति धर्म कोई भी हो, पर सब किसान थे। और इसलिए ही मुजफ्फरपुर की किसान रैली में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे। हम समझ गए कि ये राजनीति के लिए हम लोग हमारे एकता को ये नहीं करेंगे, और किसान एकता तभी होगी जो धर्म जाति और उसके परे जाकर अपना गठबंधन करेगी, अपने लड़ाई को ज्यादा मजबूत करेगी। और इसी वजह से इनके पांव के नीचे की जमीन, पंजाब तो ये भूल चुके हैं, पर हरियाणा में भी देखिए, उत्तराखंड भी आ रहा है, तो उसमें भी देखिएगा कि ये मार खाएंगे। और इसीलिए भाई साहब ने जो बताया 102 सीट का मामला, ये जो सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर जाट और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ करके ये चुनावी नीति जो की जा रही थी आज तक, ये अभी नहीं चलेगी। किसान समझ गया है कि हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है, हमारी लड़ाई उसके परे हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे मिट्टी से और हमारे अपने श्रम से जुड़ी हुई है, और इसलिए उनको ये पीछे लेना पड़ा है। तो बिल्कुल इंटरनेशनल तो है उसका, पर वो कितना मानते हैं हम नहीं समझते, क्योंकि जिस तरह से उनका दिमाग है और जिस तरह से वो सोचते हैं, तो हम तो आंदोलन वाले अभी कहते हैं कि हिटलर की सोच करने वाले लोग कितना इंटरनेशनल दबाव को मानेंगे मैं नहीं जानती, पर जरूर ये असर हुआ है जो हमने देश के अंदर किसानों ने समझ कर एकता बनाई है, और किसान ही हमारा धर्म है, ये सबसे पहले मानकर लड़ाई में सब इकट्ठा हुए। तो मोटा मोटी हम ये समझे कि ये इनको पता है कि आने वाले वक्त में वोटों की जो जमीन है उनके पैरों तलों से खिसकने वाली है, और वोटों का ही समीकरण इनको ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है इनके किसान आंदोलन के वापस लेने का। इकबाल भाई, मैं और एक बताना चाहती हूँ कि ये जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि आपने राकेश टिकैत जी को सुना होगा, हमारे पंजाब के साथियों को भी सुना होगा, जैसे ही मोदी जी ने वहां पर बोला टेलीविजन पर कि हम लोग ये बिल वापस ले रहे हो, किसान जाओ और अपने घर खुशियां मनाओ, ये जब कहा तो उन्होंने पहला अपनी प्रतिक्रिया दी कि मोदी कोई संसद है, बिल अगर संसद में आते हैं तो उसको वापस भी संसद में लिया जाएगा। और हमारी सिर्फ ये 3 बिल रिपील की मांग नहीं है, निरस्त की मांग नहीं है, उसके साथ स्वामीनाथन आयोग के तहत लागत और 50 गुना उसके ऊपर लाभ, ऐसा मतलब 1.5 गुना, जो लागत से 1.5 गुना मांग हम कर रहे हैं एमएसपी की, वो भी हमारी मांग है। जो खतरनाक बिजली बिल अदानी और अडानी के फायदे के लिए बनाया गया है, उस बिजली बिल को भी आपने अभी संसद में सिर्फ प्रस्तावित किया है, उसको भी वापस लेना है। और जितने भी हमारे, अब आपको आज लग रहा है कि 350 दिन के बाद आपको लग रहा है कि इस देश में किसान कानून गलत हो गए और उनको वापस लेना चाहिए, तो आपने हमें जो लड़वाया वहां पर बॉर्डर पर, और हमारे 631 लोग शहीद हो गए, उनका क्या होगा? हमारे करोड़ों भाइयों पर बहनों पर केसेस हुई है, सिर्फ दिल्ली बॉर्डर के अंदर नहीं, पूरे देश में कोरोना के नाम पर जहां जहां आंदोलन किया गया, और ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वो इन जगह पर, तो इन सब जगह पर भी केसेस पीछे लेने की मांग भी हम लोगों की है। तो इसलिए ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अपने तरीके से चलेगा संसद में जो होगा, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है मोदी के शब्द पर, और हम चाहते हैं कि हम लोकशाही में जो संविधान है, और संविधान ने जो बताया है कि संसद के अंदर कानून बने, संसद के अंदर ही निरस्त होंगे, हम उसको भी मानते हैं और उसका आदर करते हैं। इसलिए जब तक वह बात नहीं होती तब तक हमने हमारी जीत नहीं, सिर्फ इसलिए हमने नारा भी दिया, ये जीत हमारी है, पर आगे लड़ाई जारी है, ये लड़ाई भी जारी रहेगी। जी प्रतिभा मैम, सर सलीम साहब, जैसे कि प्रतिभा मैम ने बताया कि ये आंदोलन जारी रहेगा, अभी ये वापस होने वाला नहीं है। और राकेश टिकैत जी का जो आज बयान आया उसमें उन्होंने बोला कि आंदोलन तो वापस नहीं होगा, क्योंकि जो आंदोलन था वो सिर्फ 3 कानून वापस लेने का नहीं था, बल्कि एमएसपी पर भी था, जिस पर अभी बात होनी है। और ये हमारी जो अभी समिति, उनके शायद 1-2 दिन में वहां पर उनकी फिर से चर्चा होनी है इस बात पर कि हम एमएसपी पर किस तरीके से अपनी बात रखें। तो सलीम साहब, आप कितना सहमत हैं अभी जो आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है उस बात को लेकर के? आपको क्या लगता है कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? और अगर आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए तो क्यों हमारे किसान भाई जो है वो मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? जबकि मोदी जी ने तो बोला कि शायद मैं कुछ किसानों को, उन्होंने ये भी नहीं बोला सारे किसानों को, अभी भी उन्होंने बोला कि कुछ किसानों को ये समझा पाने में मैं नाकामयाब रहा कि 3 कानून उनके हित में। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अभी जो हमारे किसान भाई जो इस बात पर मशवरा करने वाले हैं कि किसान कानून वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या एमएसपी तक की उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं?
देखिए ऐसा है कि मोदी जी एक ख्याली दुनिया में रहते हैं, यूटोपियन वर्ल्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान के, भारत के सम्राट हैं और वो जो बोल देंगे वो हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं। अभी जैसा कि प्रतिभा जी ने बताया कि ये कानून मोदी जी ने आके टेलीविजन पे डिक्लेयर नहीं किया था। ये एक कानून था, काला कानून था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक कानून क्या है, मैं तो बोलता हूँ ये एक साजिश थी, क्योंकि कानून जो है वो बनाया जाता है लोगों के फायदे के लिए और साजिश की जाती है लोगों का नुकसान करने के लिए। तो चूंकि ये इतने सारे किसानों को के एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक कानून बनाया गया था, तो इसको तो कानून के बजाय साजिश ही कहना सही। लेकिन इसके बावजूद उसका जो एक प्रोसीजर था कि उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया और पार्लियामेंट में जैसी भी बहस हुई और जो मेजॉरिटी है वो जो हड़बोंग हुआ उसकी वजह से ये पास हुआ। तो इसका सही तरीका तो यही है कि ये पार्लियामेंट में पेश हो और फिर जो है लोग रिजेक्ट कर दें और उसके बाद जो है वो आगे की बात। लेकिन मोदी जी का मामला ये है कि वो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। मतलब वो किसानों के लिए गलत कानून बना दिया, उसका भी क्रेडिट लेंगे। पार्लियामेंट में उनका मजाक उड़ाया, उनको आंदोलन जीवी बना के कह के उसका भी क्रेडिट लेंगे। और जनाब हमने कानून खत्म किया उसका भी क्रेडिट लेंगे कि हमारे कहने पे सारे किसान चले गए। तो अगर मोदी जी ये समझते हैं कि सारी बुद्धि उनके अंदर है तो ऐसा नहीं। किसान उनके कहने पे ना आए हैं और ना उनके कहने पे जाएंगे। उनका कहना नहीं मानने के लिए तो ये आंदोलन चला कि भाई आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते, इसी के लिए ये आंदोलन था। तो उनके कहने पे वो इस खुशफहमी में थे कि सारे किसान जाते हुए होंगे और टेलीविजन वाले उनको जाते हुए जो है वो पूछेंगे आप क्यों जा रहे हैं, और इनके एजेंट बोलेंगे कि मोदी जी ने धन्य कर दिया, हम बहुत खुश हैं। और मोदी जी उसका क्रेडिट लेके साहब इलेक्शन का कैंपेन चलाएंगे कि हमने किसानों को कुछ कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। तो जो किसान नेताओं ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि जब तक कि पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है 29 तारीख से जो सेशन शुरू होने वाला है उसके अंदर ये नहीं हो जाता, उस वक्त तक वापस जाने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब आगे की रणनीति क्या हो, ये बात सही है कि किसानों के बहुत सारे डिमांड हैं, स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंड किए हैं और बीजेपी ने 2014 में ये प्रॉमिस भी किया था, ये वादा भी किया था बहुत सारे वादों में से कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन उसको तो इन्होंने कभी लागू नहीं किया, उल्टा एक इतना खतरनाक कानून कोरोना के जमाने में बना दिया ये सोच के कि लोग डर के मारे घर में बैठे हुए हैं तो ये चल जाएगा। तो एमएसपी के लिए एक संघर्ष की जरूरत है और उस संघर्ष को कैसे किया जाएगा ये वो लोग तय करेंगे जो कि फोर फ्रंट पे हैं, जो कि ये जानते हैं कि जो है वो आंदोलन कैसे चलाया जाता है और उसकी जो रूपरेखा है आगे की वो कैसी होनी चाहिए। तो बहरहाल किसानों का संघर्ष सिर्फ काले कानून के हट जाने से खत्म नहीं होगा, बल्कि सफेद कानून के आने से खत्म होगा। और वो सफेद कानून जो है वो एमएसपी का आना है। तो अब लेकिन ये कि हर चीज के लिए एक जैसा मेरे ख्याल में आंदोलन नहीं होता। यानी जैसे कि सैलाब आ गया, मुसीबत आ गई, आग लग गई, तो उस वक्त आप उसको जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो एक अलग किस्म की फायर फाइटिंग होती है। और जब आग बुझ गई तब आपको दोबारा वो घर बनाना है, अपने रहने के काबिल बनाना है, तो वो काम जो है वो दूसरे अंदाज में होता है, आमतौर से ऐसा होता है। लेकिन ये कि हम लोग जो यहाँ दूर बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, मैं गया भी था बॉर्डर पे, लेकिन कुछ देर के लिए उसमें क्या अंदाजा होता है। लेकिन जैसे प्रतिभा जी हैं वो जो है इनमें आती जाती रही हैं और दूसरे किसान लीडर्स हैं जो कि वहीं डटे रहे। खुद राकेश टिकैत है जिन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा, ये मामूली बात नहीं है। तो ये लोग जो है वो किसान के हितों को भी जानते हैं और इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यानी क्या एक्शन प्लान हो, क्या स्टेप लिए जाएं, ये भी जानते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि
आगे की रणनीति भी ऐसी ही बनेगी और उसमें भी जो है वो इसी तरह से सफलता मिलेगी। प्रतिभा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि इस वक्त देश के सर्वे सर्वा हैं, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उन्होंने नेशनल टेलीविजन में आकर के बोल दिया कि मैं तीनों कानून वापस लेता हूं, उन्होंने हाथ जोड़ करके किसान भाइयों से माफी भी मांगी, उन्होंने ये भी बोला कि मैं शायद समझा पाने में जो इसके फायदे थे वो असमर्थ रहा, नहीं समझा पाया, जिसकी वजह से इतने सारे हालात बने। तो आप उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि आप प्रधानमंत्री मोदी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है? आप, क्योंकि मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी उस आंदोलन का एक पार्ट है, एक सक्रिय लीडर है किसान आंदोलन के। आप वापस क्यों नहीं चले जाते हैं? बाद में बातें होती रहेंगी, आपको विश्वास क्यों नहीं है हमारे मोदी जी के ऊपर? देखिए, हम लोगों को सिर्फ किसान नेताओं को ही नहीं, मुझे लगता है इस देश के हर एक नागरिक को संविधान और लोकशाही पे विश्वास रखना चाहिए, और वही विश्वास हम रखते हैं। उसमें जिस प्रकार से प्रणाली होती है, जी कार्य पद्धति होती है कि अगर ये करना ही है, इतना ही था, तो वो पहले एक दिन का अधिवेशन बुला लेते, जो हमारी मांग है। हम लोग देश में कह रहे, हमारी पहले से मांग क्या थी कि स्वामीनाथन आयोग लागू करो और क्रूर मुक्ति करो। हमारा पहले से कहना ये है कि ये आज तक हमको किसी प्रकार की सब्सिडी ना दी गई, उल्टा हमको हमारी जो दाम है खेती का, उसको भी, अनाज का दाम भी सही दिया नहीं गया है। इसलिए सरकार का और बकाया हमारे ऊपर नहीं है, हमारा बकाया सरकार के ऊपर है। इसलिए ऋण मुक्ति पूर्ण कर दीजिए और दूसरी तरफ हम लोगों को स्वामीनाथन आयोग लागू कर दीजिए। ये दो मांगे हमारी थी। ये दो मांगे के लिए देश भर में हम लोग किसानों को इकट्ठा कर रहे थे, हम लोगों की जत्थेबंदी हो रही थी। उसको छोड़ के ये सरकार ने अचानक कोरोना में, जिस वक्त इस देश में सबसे जरूरी था एक लोगों को विश्वास देना, हाथों को काम नहीं दे पा रहे पर 2 वक्त की रोटी देना, उस वक्त ये कानून लेके आए कंपनियों को और पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए। ये कानून जिस तरह से लेके आए और इन्होंने जिस धोखे में लोगों को, हमने उस वक्त भी कहा था चर्चा करिए हमारे साथ, जब हम लोग इनके मंत्रियों से बात करते थे, नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री से जब बात करने हम लोग गए, तो उन्होंने कितने बार ये कहा कि मैं तो आपसे बात कर सकता हूँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है पूरा। इनका ईगो इतना था कि 2 कानून है ना, उनके सिर्फ नाम रहने दीजिए, अंदर का मसाला आपका रहने दीजिए, एक कानून हमारा रहने दीजिए। यहाँ से लेकर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इस देश को जो आदमी संसद के पैर छूकर अंदर जाते हैं, वो आदमी मनरेगा की एक बाजू में बोलिए कि चेष्टा करते हैं, मनरेगा जो देश के गरीब के लिए उपयोगी है उसकी चेष्टा करते हैं, और दूसरी तरफ फिर मनरेगा कितनी अच्छी ऐसे बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं 15 लाख रुपए देंगे और काला धन लाएंगे, और दूसरी तरफ नोटबंदी जैसा कानून लेके आते हैं और उसके बाद कभी उसके फायदे गिनाते नहीं है और कभी देश को सच बताते नहीं है कि क्या हुआ, असल में देश गड्ढे में गया कि ऊपर आया। तो इस तरह से एक पूरा झूठ, और हर वक्त कभी भी देश में कोई इन्होंने निर्णय लिया है, हम देखते हैं ना, ये जैसे ही सत्ता में आए इन्होंने सबसे पहले देश के लोगों ने लड़कर अंग्रेजों का जो पुराना कानून था भूमि अधिकार कानून, उसको हटाकर हम लोगों ने 2013 में नया कानून बनवाया था। जो कानून ये जैसे ही सत्ता में आए इन्होंने पहले क्या काम किया, तो उस कानून को हटाने का, उसको कमजोर करने के लिए अध्यादेश निकाला। इन्होंने इस देश के आदिवासियों के लिए जो वन कानून बनाया गया था, उस वन कानून को पलटने के लिए पर्यावरण नीति लाने की कोशिश की। तो इनके ऊपर हम कैसे विश्वास रख सकते हैं? इसलिए इनका इतना 5 का जो इनका ट्रैक है वो इतना ज्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि हमने भी देखा नोटबंदी किया, वो भी अचानक से कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं था। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ भाई साहब, एक बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि मोदी बाकी लोगों के लिए हुकुमशाह होंगे, हमारे लिए हुकुमशाह नहीं है। इस देश का पंतप्रधान है, 2024 में हमारे हाथ में है। अगर ईवीएम की गड़बड़ी नहीं हुई तो हम इसको भी पलट देंगे। इसलिए कोई भी उनको हुकुमशाह कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके पास राक्षसी बल है आज के तारीख में, ये हम समझ सकते हैं, पर ये इसकी लड़ाई तो लड़ी जाएगी, रास्ते की लड़ाई है तो लड़ेंगे। सलीम साहब, एक कहावत है, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। अभी हम ये देख रहे हैं कि गोदी मीडिया जो कि माफिया मीडिया बन चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात मानी
कि उनसे गलती हुई थी, उन्होंने 3 काले कानून बनाए, वो वापस ले रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। लेकिन हम मोदी मीडिया को उससे ज्यादा छाती पीटते हुए देख रहे हैं। डिबेट इस बात पे हो रही है कि मोदी जी का भी ये मास्टर स्ट्रोक है। वो इसलिए मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं कि उनका मानना ये है कि अगर ऐसे वक्त में किसान आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता तो खालिस्तानी मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाता, देश के टुकड़े हो सकते थे, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है वो खालिस्तान आंदोलन में बदल चुका है। इसलिए देश की रक्षा करने के लिए मोदी जी ने ये बीड़ा अपने सर पे उठा लिया है और इसको वो इसलिए वापस ले रहे हैं ताकि खालिस्तानी आंदोलन वापस हो सके। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? क्योंकि खालिस्तानी अगर आंदोलन था तो 1 साल से चल रहा था, 1 साल से 700 के आसपास हमारे किसान शहीद हो चुके, तब क्यों नहीं वापस लिया? अब इनको पता चला है इसमें खालिस्तानी लोग आ चुके हैं इसलिए खत्म कर रहे हैं। क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं ये लोग? नहीं, देखिए असल में ये तो क्या है कि अभी इनको मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, सच्ची बात ये है। और तो ये लोग चित भी मेरी पट भी मेरी, ये इनका पुराना फार्मूला है। मोदी जी के बारे में आपने कहा कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी किस चीज से मांगी? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलती से एक काला कानून बना दिया था, अब मेरी समझ में आया मैं उसको वापस ले रहा हूं, ये बात कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि ये कानून अच्छा था, हमने नेक नियति से बनाया, हमने लोगों के लिए भले से बनाया, और अभी तक वो इस कानून को गलत या खराब या लोगों के लिए नुकसानदेह ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि कुछ किसानों को हम ये समझा नहीं सके, यानी हमारा जो नाकामी है वो समझाने में नाकामी है, वरना ये चीज तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। तो वो आदमी ये बोल रहा है कि भाई ये चीज अच्छी है लेकिन लोग क्योंकि समझ नहीं आए इसलिए मैं उनकी बात मान लिया। ये भी पहली बात तो उसूली तौर से ये गलत है कि अगर मैं किसी चीज को सही समझता हूँ तो किसी को समझ में आए या ना आए मैं उस पर कायम रहूंगा। ये कहना कि मैं एक चीज को सही समझता हूँ, मैं किसी पे जबरदस्ती नहीं करूंगा लेकिन मैं खुद उस पर कायम रहूंगा। ये कहना कि लोगों ने नहीं माना और थोड़े लोगों ने नहीं माना तो हम जो है वो इसको वापस ले रहे हैं, पहली बात तो यही कमजोरी की बात है। दूसरी बात जो आपने कही कि खालिस्तानी मूवमेंट की कहानी, देखिए भारत में इतनी बड़ी फौज है, इस तरह से ये कहना कि खालिस्तानी मूवमेंट से बचाने के लिए ये कर दिया गया, ये तो पहली बात ये है कि भारत की सेना के ऊपर जो है वो एक तरह का आरोप। और उससे बड़ी बात आपको याद होगा, हमारे जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, इन्होंने बिहार में एक टाइम में ऐलान किया था कि साहब फौज को तो तैयार होने के लिए 90 दिन लगते हैं और हमारे जो स्वयं सेवक है वो तो साहब 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो आखिर आपके पास इतने स्वयं सेवक हैं जो फौज से भी जल्दी तैयार होते हैं और इतनी बड़ी फौज है, तो फिर ये सोचना कि भाई खालिस्तानी मूवमेंट के डर से हमने ये कर दिया, इसमें कोई दम नहीं है, इसको कोई मानेगा नहीं। और सही बात यह है कि फिलहाल खालिस्तानी मूवमेंट कहीं है ही नहीं। ये तो ये किसानों की जो आंदोलन है इसको बदनाम करने के लिए इन्होंने पहले भी इसको खालिस्तानी मूवमेंट कहा, और जब आप देखें कि जब ये झंडा लहराया गया उस वक्त किसानों ने कहा कि इनका हमसे ताल्लुक नहीं है, और जिन लोगों ने झंडा लहराया था जाके लाल किला में, उनके साथ सनी देओल की तस्वीर आ गई, उनके साथ जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ गई, तो ये पता चला कि वो इनका ही आदमी था। आप छोटा छोटा काम करते हो, बेकसूर लोगों को पकड़ा जाता है, उनपे यूएपीए लगा दिया जाता है। जो लाल किला पे जाके झंडा लहरा दिया उसके ऊपर यूएपीए नहीं लगा, उसको जमानत मिल गई, वो घूम रहा है। तो इस तहरीक को खालिस्तानी बनाने के लिए किन लोगों ने कोशिश की थी, उनके संरक्षक कौन थे, उनको कौन बचा रहा है, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। तब ये झूठ का बाजार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। बल्कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने माफी मांगी उस तरह से मीडिया को भी जो है वो माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो है वो आप लोगों को धोखा दिया और आप लोग हमारे धोखे में नहीं आए, अब हम आपसे माफी मांगते हैं, ये मीडिया को जो है वो कहना चाहिए।
प्रतिभा जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि विपक्ष के जो लीडर हैं वो इस वक्त बयान उनके आ रहे हैं। संजय राउत साहब ने बोला कि ये किसान जो है वो तो उस बैल से भी अपने खेत को जुतवा लेते हैं, जो बिगड़ैल बैल होता है, ये तो फिर भी सरकार थी, उनको तो नतमस्तक होना ही था। प्रियंका गांधी जी का भी स्टेटमेंट आया है कि किसानों को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी जी का भी एक पुराना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोला था कि आप लिख के ले लीजिए कि ये सरकार आंदोलन से जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनसे पीछे हटेगी, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। वरुण गांधी जी का भी स्टेटमेंट आया है कुछ इसी प्रकार का कि एमएसपी पे बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष के कुछ लीडर अभी इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले से ये हमारे पूरे आंदोलन में एक चीज रही है कि हमने कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमारे स्टेज पर साझा नहीं किया, स्टेज को साझा नहीं किया। हमारा ही नहीं, हम अगर हम बंगाल में भी गए तो हमने किसी भी प्रचार के वक्त हम बंगाल में गए, किसान पंचायत की, भाजपा हराओ कहा, पर किसको वोट दो ये नहीं कहा। तो इसलिए हमने कभी भी पॉलिटिकली मुंह इस पूरे आंदोलन के अंदर हम लोगों ने उस तरह का, हम राजनीतिक है पर चुनावी राजनीति करने वालों के साथ खड़े होकर विपक्ष और इसके पक्ष में जाने, क्योंकि विपक्ष को बोलना ही था तो पहले ही संसद में इससे बोलना चाहिए था, ये हम जानते हैं। इसलिए हम लोग उस पे है नहीं। और इसका अगर कोई फायदा ले रहा है, 350 दिन लोग बैठेंगे और बाकी लोग फायदा, विपक्ष का काम क्या? विपक्ष का काम तो यही होता है ना कि जो जनता की आवाज कुचली गई है सत्ताधारियों से, वो उसके पक्ष में बोले और खड़े रहे। अगर वो कर रहे हैं तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर हमारी उनसे कोई ये कहना नहीं है। वो नहीं बोलेंगे तो जनता उनको माफ नहीं करेगी, तो उन्होंने बोलना भी चाहिए। और अगर उससे उनको फायदा होता है तो उससे हमें क्या लेना? ये फायदा तो खुद मोदी ने उनको दिलवाया है। लोगों ने तो आपको भाई देश का विकास पुरुष मान के चुनाव आपको जितवा दिए थे। 272 की संख्या में आप थे, उसके बावजूद भी आप अगर इस तरह से आज के तारीख में करेंगे तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें इसकी कोई चिंता नहीं है कि कौन से विपक्ष ने क्या बोला, किसको क्या फायदा हो रहा है, ये हम इसकी चिंता कभी नहीं करेंगे। और हमें इसकी भी चिंता नहीं है कि इन्होंने हमें खलिस्तानी कहा। अरे मोदी जी ने संसद में, इस देश के पंतप्रधान ने, पीएम पद की तो ये रखते, जनता लोगों को आंदोलनजीवी कहा, जिसमें आप भाई भाई बोल रहे हैं, पर आप हमारे यहाँ पर आएंगे तो बहनें भी उतनी तादाद में है किसान आंदोलन में, उतनी ही शहादतें दी है। ऐसे आंदोलन को आप मजाक बनाएंगे, आप उसका ये नहीं करेंगे। और ऐसे वक्त अगर विपक्ष उसका फायदा ले ले तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। पर हम हमारे आंदोलन पे, हमारे मुद्दे पे डटे हैं, हम लड़ेंगे। उसके साथ साथ जो अपने अपनी आवाज बुलंद करे वो उनकी अपनी जगह से वो करते रहे। आखिरी सवाल मेरा सलीम साहब से है कि इस 3 कानून के वापस लेने के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले जो यूपी के खास तौर से इलेक्शन है उसके ऊपर कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ सीटों का नंबर्स कुछ नीचे ऊपर होंगे या यथास्थिति बनी रहेगी? अगर ये 3 कानून वापस भी हो जाते हैं या एमएसपी पर भी गवर्नमेंट बात कर लेती है तो क्या उसका फर्क कुछ आने वाले इलेक्शन पे, खासतौर से यूपी के इलेक्शन पे पड़ेगा? देखिए, बीजेपी तो ये कोशिश करेगी कि इसके जरिए से कम वो गांव में जा सके, वेस्टर्न यूपी के एटलीस्ट। लेकिन ये जो किसान का जो मूवमेंट है ये यूपी के वेस्टर्न पार्ट से शुरू हुआ, यूपी में, बाकी हरियाणा पंजाब की बात नहीं मैं करता हूँ, राजस्थान वगैरह। लेकिन ये जो अजय मिश्रा है, जो स्टेट होम मिनिस्टर है, इसके बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के इसको जो है वो सेंट्रल यूपी में पहुंचा दिया। इसलिए कि लखीमपुर का इलाका वेस्टर्न यूपी में नहीं है, लखीमपुर का एरिया जो है वो तराई में है। और ये इतनी बड़ी घटना थी कि इसने पूरे देश के किसानों को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि ये सरकार जो है वो हमारे प्रति क्या सोचती है। यानी अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई किसान बॉर्डर पे आया या नहीं आया, उसने वहां पे झंडा उठाया या नहीं उठाया, वो अपने हर घर में बैठ के उसने जो है वो टेलीविजन पे देखा कि हमारे लोगों पे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके घर जा रहे थे उनके ऊपर फिल्मी स्टाइल में जो है वो गाड़ी चली। उसके बाद 1 हफ्ते तक वो आदमी अरेस्ट हुआ, उसको बचाने की कोशिश की। अभी भी उसका जो, और उसका बाप उसको ये कहता रहा कि वो तो मेरे घर में है, वो तो सेफ है,
और उसने कुछ किया ही नहीं है। तो अब आप देखिए कि अगर होम मिनिस्टर का जो है वो स्टेट, इसके अंडर में पुलिस है, अगर वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये सब किसानों ने बल्कि भारत के आम लोगों ने ये चीज को देखा कि आशीष मिश्रा को बचाने के लिए जो है वो पापड़ बेले गए। और इसके बाद भी आप ये देखें कि आज तक अजय मिश्रा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और बीजेपी की जो यूपी की जो यूनिट है वो अजीब परेशानी में है। इन लोगों ने जो वहां डॉक्टर सलीम खान जी का हमारे यहाँ नेटवर्क, कहते हैं ना, हम अपने यहाँ कहावत है ना, बूंद से गई वो हाउस से नहीं आती। वही बात है, इस देश का किसान और खास करके यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब का किसान समझ चुका है इस सब चीजों को, और इसलिए वो इस पूरी गोलबंदी में खड़ा है। और आप देख लेना, इसका नतीजा बंगाल से भी भयंकर भाजपा को होगा, जिस तरह से वो उन्होंने इसकी राजनीति की है। तो इसलिए आप भाई साहब आगे। जी सलीम साहब आज गए। और सर हमने ये भी देखा है कि जो ये गृह मंत्री है उसके साथ में स्टेज साझा किया जा रहा है। अमित शाह जी स्टेज साझा कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी भी उसके साथ स्टेज साझा कर रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि वो ये कहने को तो उन्होंने किसान आंदोलन को वापस लिया, लेकिन वो सम्मान देने के लिए रेडी नहीं है। और इसकी वजह यही हो सकती है क्योंकि आने वाले वक्त में वहां पर हम इलेक्शन देखने वाले हैं, जिसका भय पूरी मोदी गवर्नमेंट को, जिससे वो डरते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम अपने दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और हम ये आशा करते हैं कि जिस तरीके से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप 2 मिनट दें। मैं एक बात पहले आप कहेगी, मैडम नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि देखिए 26 तारीख को 1 साल पूरा होने जा रहा है। पूरे देश में संविधान दिवस भी है और आंदोलन को 1 साल पूरे होने जा रहा है। हम लोग उस आंदोलन दिवस को, जिसको हमने शुरुआत की 1 साल का, वो पूरे देश में निर्धार करने वाले, शपथ लेने वाले, उसमें जगह जगह पर आप सब भी शामिल हो जाइए। ये एक पहली बात थी। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट थी कि 29 तारीख को हम लोग सांसद मार्च करने वाले हैं। वो भी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग की जो आप बात कर रहे थे वो हो चुकी आज, और उसका निर्णय आ गया है कि 29 तारीख को हम लोगों को दिल्ली के संसद पर कूच करनी है। वो भी हम लोगों का कार्यक्रम तय है, इसलिए उसमें भी आप शरीक होने के लिए जरूर आइएगा। और 28 तारीख महाराष्ट्र में किसान महापंचायत है आजाद मैदान पर। ये सभी नेता, राकेश टिकैत जी से लेकर रज्जेवाल जी से लेकर जिनको लखीमपुर की साजिश थी सबसे ज्यादा, वीरेंद्र विर्क, वो भी आ रहे हैं। तो इसमें भी 28 तारीख को आजाद मैदान में 12 बजे आप आइए। ये भी न्योता सबको, आपके प्रेक्षक जितने, उनको मैं आपके माध्यम से देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी सलीम साहब 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए, फिर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। जी सलीम साहब। मैं जो बात कर रहा था कट हो गया, वो ये है कि बीजेपी की दिल्ली यूपी में जो दुविधा है वो ये है कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ठाकुर, उन्होंने ब्राह्मणों को जो है वो ब्राह्मण समाज को इन 4.5 सालों में बहुत ज्यादा बीजेपी से दूर कर दिया। अब उनको करीब करने के लिए इन लोगों ने ये चाल चली कि अजय मिश्रा को इन्होंने मिनिस्टर बनाया सेंटर में, कि उसको दिखा दिखा के जो है वो ब्राह्मण समाज को नजदीक करेंगे। अजय मिश्रा इनके लिए जो है वो एक डेविल बन गया। अब अगर ये अजय मिश्रा को निकालते हैं तो फिर इनके लिए मुश्किल है और ब्राह्मण दूर हो जाएगा, ब्राह्मण समाज दूर हो जाएगा। अगर अजय मिश्रा को रखते हैं तो दूसरा समाज उसको देख के दूर हो जाएगा। तो इस जो संकट में बीजेपी यूपी में पड़ी हुई है, इसकी कीमत बीजेपी को इस चुनाव में जरूर अदा करनी पड़ेगी, जरूर चुकानी पड़ेगी। ब्राह्मण समाज नाराज क्यों हो जाएगा? ब्राह्मण समाज खुद देख रहे हैं कि उस समाज के एक ब्राह्मण ने क्या किया हुआ है। निहत्ते किसानों के ऊपर गाड़ी चला दिया। आप उसकी सारी फुटेज सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है और बोल रहा है कि आप उसको क्यों पेश नहीं कर रहे हो, आप उसका क्यों बचाव कर रहे हो। फिर भी अगर ब्राह्मण समाज उसको बचाने में लगा, वो कि ब्राह्मण समाज की कमी है। कहाँ बुद्धि चली गई ब्राह्मण समाज की? उनको तो खुद दिख रहा है उनके समाज के इंसान। असल में इस तरह की बात नहीं करते। जो समाज की जो सच्चाई है अकील साहब, इसको आंख बंद करके आप झुठला नहीं सकते। हर किसी की अपने आदमी के प्रति थोड़ी बहुत वो रहती है, वो नहीं होनी चाहिए, ये अलग बात है। वो खत्म होगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिभाताई जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो वक्त के साथ वो होगा। लेकिन अभी की ये सच्चाई है कि हर कोई अपने समाज के आदमी को देखता है, और इसीलिए ये जो तुष्टीकरण होता है, अपीजमेंट होता है, सारी पॉलिटिकल जो
जो टिकट दिया जाता है वो इसी बुनियाद पे दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी के लोग कितने ज्यादा हैं। तो इस तरह की आइडियल बातें, यूटोपियन बातें, जैसे मोदी जी कहते हैं, ऐसी बातें आप मत कीजिए। लेकिन मैं जो ये कहता हूँ कि ये जो इनका दाव था कि हम जो है वो अजय मिश्रा को दिखा के ब्राह्मण समाज को करीब करेंगे, ये दाव बूमरैंग हो गया। ये बात और ब्राह्मण समाज भी बहुत समझदार समाज है, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा। समाज के ऊपर बगाड़ी नहीं चढ़ी है, ये भी आप समझ लीजिए। तो हाँ, वो जो एक बात है कि वो जो वो था रिपोर्टर, इसमें जो 8 लोग मारे गए उसमें एक रिपोर्टर दिखा, और वो रिपोर्टर इत्तेफाक से ब्राह्मण समाज का था। तो बहरहाल ब्राह्मण समाज भी इसको फील करेगा, लेकिन बीजेपी के लिए अब अजय मिश्रा को हटाना इस मौके पे जरा मुश्किल का काम है, क्योंकि वो उसकी गलती, उसकी नाकामी मानी जाएगी। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक अजीबोगरीब किस्म के संकट में यूपी के अंदर बीजेपी फंस गई है, और ऐसा लगता है कि इस संकट से निकलना उसके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिर से दोनों गेस्ट का। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम ये आशा करते हैं मोदी सरकार जिस तरीके से ये तीनों बिल भी वापस ले रही है, एमएसपी पर भी चर्चा करेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। और आने वाले वक्त में हम फिर से किसी अन्य मुद्दे पर या इसी मुद्दे पर फिर से हम इकट्ठा होंगे और एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए व्यूअर्स हमें भी इजाजत दीजिए, अपने गेस्ट को भी किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।